गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 3 में वीडियो का तीसरा भाग देखेंगे। स्टूडेंट्स, कुछ टॉपिक्स काट दिए गए हैं, तो आज हम सक्रियता श्रेणी से शुरुआत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सक्रियता श्रेणी क्या होती है? तो देखिए, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में दर्शाया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु होगी वो सबसे ऊपर होगी, उसके बाद जो कम होगी वो नीचे चली जाएगी। तो सबसे क्रियाशील धातु जो होगी सबसे ऊपर और कम क्रियाशील धातु सबसे नीचे। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को उसके अवरोही क्रम में रखा जाता है। तो देखिए कैसे, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पोटेशियम है। क्या स्टूडेंट? पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है। तो देखिए सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम। उसके बाद देखो इधर जाएंगे तो सक्रियता बढ़ेगी, ठीक है, नीचे आएंगे तो सक्रियता घटेगी। यानी सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम है और सबसे कम सक्रिय धातु स्टूडेंट हो जाएगी आपकी सोडियम, हो जाएगी क्या? गोल्ड। गोल्ड सबसे कम सक्रिय धातु है, यानी जो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी पोटेशियम होगी और सबसे कम सक्रिय धातु होगी गोल्ड। तो आपको बताना है कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। धातुओं को उसकी सक्रियता के क्रम में अवरोही क्रम में रखा जाता है, जिसे हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है पोटेशियम, उसके बाद आपका गोल्ड, ये कम सक्रिय धातु है। तो हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में देख लिया। चलिए स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हमें पढ़ना है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, पृथ्वी की परपटी पर धातुओं मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ लवण मिलते हैं। यानी आप पृथ्वी के में खुदाई करके कुछ धातुएं प्राप्त करेंगे। इसके अलावा सोडियम और मैग्नीशियम जैसे लवण आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो आप समुद्र से इन लवणों को प्राप्त करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को खनिज कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट कि खनिज किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को खनिज कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष प्रमाण की धातु काफ़ी मात्रा मिलती है। कुछ खनिजों में कोई विशेष प्रकार की धातु अधिक मात्रा में मिलती है और जिसे निकालना लाभकारी होता है, उसे हम क्या कहेंगे? खनिज अयस्क कहेंगे। देखिए, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिसमें धातुओं को निकालना सस्ता होता है, तो ऐसे खनिज को हम कहते हैं खनिज अयस्क। चलिए स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट, धातुओं के निष्कर्षण की बात करते हैं। हमने धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा। हमने देखा सबसे ऊपर जो धातु जैसे पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी। इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं स्टूडेंट? तो आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, किस प्रकार से हम धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं धातुओं को कैसे निष्कर्षित किया जाएगा। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, तो कुछ धातुएं अपने यौगिक रूप में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे धातुएं स्वतंत्र रूप से पाई जाएंगी। देखिए, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होगी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगी। देखिए, जो कम क्रियाशील धातु होगी वो हमें स्वतंत्र रूप से मिलेगी। जैसे गोल्ड है, चांदी है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये सभी हमें स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं। स्वतंत्र अवस्था क्या मतलब होता है? जिसे हम सीधे प्राप्त कर लेते हैं उसे स्वतंत्र अवस्था कहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, कॉपर, सिल्वर, सल्फाइड, ये क्या होता है?
एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रूप में मिलते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं